अस्सलाम वालेकुम, दिस इज स्किल जाइंट और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सुपर अल खालिद 1 और सुपर अल खालिद 2 टैंक के बारे में। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों टैंक्स में क्या क्या नई मॉडिफिकेशंस की जा रही हैं। ये दोनों टैंक्स अल खालिद जो पाकिस्तान ने 2001 में हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में बनाया था उसके अपडेटेड वेरिएंट्स हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने अल खालिद 1 के 9 टैंक्स बना लिए हैं, जबकि अल खालिद 2 जो टैंक है वो भी अंडर डेवलपमेंट है। तो सबसे पहले अल खालिद 1 की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, इसमें एम्यूनेशन कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया गया है। जो 125 मिलीमीटर राउंड्स हैं उनकी कैपेसिटी को 39 राउंड से बढ़ाकर 49 राउंड्स कर दिया गया है। 125 राउंड्स होते क्या हैं? जो टैंक की मेन कैनन से राउंड या गोला फायर किया जाता है वो 125 राउंड का होता है। इस गोले का मेन काम ये होता है कि ये बिल्डिंग्स या दूसरे टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। इसके अलावा जो 12.7 राउंड्स हैं उनकी कैपेसिटी को 500 से बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। अब 12.7 राउंड्स होते क्या हैं? 12.7 राउंड्स को एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायर किया जाता है और ये जो गन होती है ये यूज़ होती है लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसके अलावा ये लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स को भी डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। इसके अलावा 7.62 राउंड्स की कैपेसिटी को 3000 राउंड से बढ़ाकर 7100 राउंड कर दिया गया है। अब 7.62 राउंड्स होते क्या हैं और ये किस लिए यूज़ होते हैं? ये जो राउंड्स होते हैं ये कोएक्सियल मशीन गन से फायर किए जाते हैं। आप पिक्चर में भी कोएक्सियल मशीन गन को देख रहे हैं। कोएक्सियल मशीन गन जो होती है ऐसी मशीन गन होती है जो कि मेन टैंक कैनन के साथ लगी होती है। जब टैंक का टूरेट घूमता है तो ये उसके साथ साथ घूमती है। अब टैंक का टूरेट होता क्या है? जो टैंक का ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ पे मेन कैनन लगी होती है इसको बोलते हैं टूरेट, और ये मूवेबल होता है और ये 360 डिग्री पे घूम सकता है, जिसकी वजह से टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प होती है। और जो कोएक्सियल मशीन गन होती है उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जो इन्फेंट्री है, जो फौजी हैं जिन्होंने आरपीजीज वगैरह उठाए हुए हैं या आम फौजी हैं, उनको मारने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अल खालिद 1 में जो एक और इम्प्रूवमेंट की गई है वो फायर कंट्रोल सिस्टम में की गई है। फायर कंट्रोल सिस्टम होता क्या है? बेसिकली फायर कंट्रोल सिस्टम मुख्तलिफ सेंसर से डाटा लेके टैंक क्रू को दिखाता है और ये बना होता है एक डिजिटल कंप्यूटर से जो कि कमांडर की साइट को कंट्रोल करता है। साइट मतलब ये कि टैंक में मुख्तलिफ किस्म की साइट्स लगी होती हैं, जिस तरह नाइट विजन साइट होती है, थर्मल इमेजिंग साइट होती है जो कि टैंक कमांडर को टैंक के इर्द गिर्द का इलाका दिखाती हैं। नाइट विजन बेसिकली होती क्या है? नाइट विजन रात में देखने के लिए काम आती है। और जो थर्मल इमेजिंग साइट्स होती हैं ये स्मोक में भी दुश्मन के टैंक्स और दुश्मन की इन्फेंट्री को देखने की काबिलियत रखती हैं। बेसिकली होता क्या है कि आजकल जो नए टैंक्स आ रहे हैं उनमें स्मोक ग्रेनेड्स लगे होते हैं, तो टैंक अपने आप को बचाने के लिए स्मोक ग्रेनेड फेंकता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं पैदा होता है और उसकी वजह से जो टैंक में क्रू बैठा होता है उसकी दुश्मन को देखने की विजन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि स्मोक में नेकेड आई से बंदा देख नहीं सकता। इसकी वजह से थर्मल इमेजिंग साइट्स को यूज़ किया जाता है। अब फायर कंट्रोल सिस्टम का थोड़ा फंक्शन समझ लेते हैं। बेसिकली होता क्या है कि टैंक में एक लेज़र रेंज फाइंडर लगा होता है जो कि एक लेज़र बीम टारगेट की तरफ सेंड करता है। जो टैंक का गनर होता है वो अपनी साइड से उस टारगेट को देख रहा होता है और जो बीम होती है वो टारगेट से टकरा कर वापस फायर कंट्रोल सिस्टम के पास आती है, जो कि फिर एक कंप्यूटर की मदद से टारगेट की स्पीड और डिस्टेंस को मेजर करता है। उसके बाद जो कंप्यूटर होता है वो टैंक की कैनन को टारगेट पे एडजस्ट करता है और जो टैंक का गनर होता है उसे खाली एक बटन दबाना पड़ता है टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इस तरह का सिस्टम टैंक्स में इसलिए लगाया जाता है ताकि फर्स्ट टाइम हिट से ही टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सके। और फायर कंट्रोल सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मल्टीपल टारगेट्स को एक टाइम पे ट्रैक कर सकता है। और अल खालिद 1 में अल खालिद से ज़्यादा एडवांस किस्म के मल्टी प्रोसेस फायर कंट्रोल कंप्यूटर लगाए गए हैं, जिसकी टारगेट को आइडेंटिफाई करने की रेंज 7 किलोमीटर है और टारगेट को इंगेज करने की रेंज जो है वो 3.5 किलोमीटर है। इसके अलावा अल खालिद 1 में डिजिटल ड्राइवर पैनल लगाया गया है जो कि स्क्रीन पे ही ड्राइवर को टैंक की स्पीड, कितना फ्यूल रह गया, इंजन का आरपीएम, टैंक का टेम्परेचर और टैंक की बैटरी की जो वोल्टेज है वो दिखा
दिखाता। ये आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं डिजिटल ड्राइवर पैनल। इसका फायदा यह है कि पहले टैंक जो ड्राइवर था उसको मुख्तलिफ डायल्स पे देखना पड़ता था ये सारी चीजें पता करने के लिए। तो अब सिस्टम थोड़ा इम्प्रूव किया गया और ज्यादा आसानी पैदा की गई है ड्राइवर के लिए। और एक और बात कि पहले जो सिस्टम्स थे जो टैंक्स में इस्तेमाल किए गए थे वो एनालॉग सिस्टम थे जो कि इतने एक्यूरेट नहीं थे जितने आजकल के डिजिटल सिस्टम्स हैं। इसके अलावा जो अगली इम्प्रूवमेंट अल खालिद 1 में की गई है वो है जो एमुनिशन की अवेलेबिलिटी है वो स्क्रीन पे दिखाई जाती है। यानी सॉफ्टवेयर की मदद से कमांडर को बताया जाता है कि इस वक्त इतनी किस्म के एमुनिशन हमारे पास मौजूद हैं और उनकी तादाद क्या है। इसके अलावा जो अगली इम्प्रूवमेंट अल खालिद 1 में की गई है वो है रेट ऑफ फायर को इंक्रीज किया गया है। अब अल खालिद 1 9 राउंड पर मिनट फायर कर सकता है। जो नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट अल खालिद 1 में की गई है वो है अल खालिद 1 को IBMS यानी इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया। इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम की थोड़ी डिटेल में आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान ने पिछले दिनों अपना एक इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम रैबर के नाम से बनाया था और एक काम ऐसे करता है कि जितनी भी आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जिस तरह टैंक्स हो गए, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हो गए, इनमें GPS सिस्टम लगा होता है जिसकी मदद से हेडक्वार्टर में बैठे लोग डिजिटल मैप्स पे टैंक्स की लाइव पोजीशंस को देख सकते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। ये एक इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें जो ब्लू डॉट आपको नजर आ रहे हैं ये मुख्तलिफ टैंक्स हैं और ये जो मैप है एक डिजिटल मैप है जो सैटेलाइट के थ्रू जो हेडक्वार्टर में बैठे कमांडर्स होते हैं उनको टैंक्स की लाइव पोजीशन दिखा रहा है। इसके अलावा जो रैबर सिस्टम है इसमें जो टैंक में बैठे लोग हैं वो हेडक्वार्टर के साथ सिक्योर कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ ईमेल कर सकते हैं जिसकी मदद से टैंक कमांडर्स अपनी सिचुएशन की लाइव रिपोर्टिंग कर सकते हैं जिसकी वजह से हेडक्वार्टर में जो बैठे लोग होते हैं उनको सिचुएशन का बेहतर अंदाजा होता है और वो बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा रैबर में यह भी सहूलत मौजूद है कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से टैंक कमांडर अपनी 12.7 mm गन जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है उसको टैंक के अंदर बैठे बैठे ही रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। यानी वो टैंक में बैठे बैठे ही एरियल टारगेट्स हैं और जो ग्राउंड टारगेट्स हैं उनको ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा जो रैबर सिस्टम है ये डिफरेंट डिजिटल मैप्स टैंक कमांडर को दिखाता है जिसकी मदद से उसे राउट का पता चलता है और वहाँ मौजूद टारगेट्स का भी पता चलता है और वो बेहतर डिसाइड कर सकता है कि मेरे लिए कौन सा राउट बेहतर है ताकि मैं अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाऊं। इसके अलावा रैबर में GPS की मदद से टैंक ड्राइवर को डेस्टिनेशन की डायरेक्शन भी दी जाती हैं और बेस्ट राउट एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने का भी बताया जाता है। जो नेक्स्ट इंप्रूवमेंट अल खालिद 1 में की गई है उसमें इसके साइड स्कर्ट्स को इम्प्रूव किया गया। साइड स्कर्ट्स बेसिकली एक आर्मर होता है जो टैंक की साइड पे लगा होता है जो कि 2 या 2 से ज्यादा मेटल प्लेट्स से बना होता है जिसमें ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बुलेट्स और हीट यानी हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक्स मिसाइल जो कि RPGs वगैरह होते हैं जिनसे टैंक को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है उनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं और टैंक क्रू को उस मिसाइल से महफूज रखते हैं। इसके अलावा अल खालिद 1 में यूक्रेन का बनाया हुआ वाटा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जैमर भी यूज किया गया। अब इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जैमर का काम क्या है? इसका काम ये होता है कि जो दुश्मन के टैंक्स के लेजर रेंज फाइंडर्स होते हैं और जो एंटी टैंक मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम्स होते हैं उनको डिसीव करता है। अब लेजर रेंज फाइंडर होता क्या? लेजर रेंज फाइंडर में ये होता है कि एक बीम जो होती है लेजर की वो टारगेट पे फायर की जाती है और वो जब लेजर बीम उस टारगेट से रिफ्लेक्ट होके वापस फायर कंट्रोल सिस्टम के पास आती है वो टैंक का डिस्टेंस और उसकी स्पीड बता देता है। और जो एंटी टैंक मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम्स होते हैं इनका बेसिकली काम क्या होता है? ये टैंक को लॉक और शूट कर सकते हैं। इसके अलावा अल खालिद 1 में इम्प्रूव ट्रैक पैड्स लगाए गए हैं। ट्रैक पैड्स जैसे आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, ट्रैक पैड्स ये जो टैंक की चेसिस होती हैं, जो चेन सी आपको नजर आ रही है, इस पे लगाए जाते हैं ताकि जो टैंक की चेसिस हैं उन्हें डैमेज से बचाया जा सके। इसके अलावा अल खालिद 1 में पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ ऑटो लोडर इस्तेमाल किया गया है जो कि चाइना के ऑटो लोडर जो कि अल खालिद में यूज किया गया था उसको रिप्लेस करेगा। ऑटो लोडर का काम क्या है कि ये टैंक की कैनन में एमुनिशन लोड करता है और जो गोला फायर हो जाता है उसका शेल ये बाहर गिरा देता है और इसके यूज से टैंक में कम बंदों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अल खालिद 1 में फ्रांस का बनाया हुआ नया थर्मल इमेजिंग सिस्टम भी लगाया गया है। थर्मल इमेजिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि आजकल के जो एडवांस टैंक हैं
हैं उनमें स्मोक जनरेटर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मोक पैदा होती है, जिससे जो टैंक क्रू होता है उसकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन जो थर्मल इमेजिंग सिस्टम्स होते हैं उनकी मदद से हम स्मोक में भी टैंक्स को देख और इंगेज कर सकते हैं। इसके अलावा अल हालिद 1 में नए किस्म का नॉन एक्सप्लोजिव एंड नॉन एनर्जेटिक रिएक्टिव आर्मर भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि वर्क इस तरह करता है कि एक हाई एनर्जेटिक रबर की शीट या स्लैब को दो थिक स्टील प्लेट्स के दरमियान दबा दिया जाता है। जब भी कोई पेनिट्रेटिंग मटेरियल जैसे कि एंटी टैंक मिसाइल आके आर्मर से टकराता है तो ये रिएक्टिव आर्मर ये करता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को अपने अंदर समा लेता है। कुछ एनर्जी जो होती है वो रबर में चली जाती है और कुछ जो एनर्जी होती है उसकी वजह से जो स्टील प्लेट्स होती हैं वो बेंड हो जाती हैं, जिसका फायदा ये होता है कि टैंक जो होता है मल्टीपल मिसाइल की हिट्स को बर्दाश्त कर सकता है और इसकी वजह से टैंक का जो क्रू होता है वो महफूज रहता है। अब बात करते हैं अल हालिद 2 में क्या मॉडिफिकेशंस की जा रही हैं। जो पहली इंप्रूवमेंट अल हालिद 2 में की जा रही है वो है इसका जो टोरेट है उसको रीडिजाइन किया जा रहा है। इसके अलावा अल हालिद 2 जो होगा उसका वेट थोड़ा ज्यादा होगा अल हालिद 1 के मुकाबले में, और इसके अलावा अल हालिद 2 में जो कंपोजिट आर्मर है उसको भी इम्प्रूव किया गया है, जिसकी वजह से जो क्रू होता है वो एंटी टैंक वेपन्स से बचा रहता है। इसके अलावा अल हालिद 2 में सेंसर को भी इम्प्रूव किया जा रहा है, जिस तरह लेजर डेजिग्नेटर्स हो गए, और नए किस्म का फायर कंट्रोल सिस्टम भी अल हालिद 2 में लगाया जाएगा। इसके अलावा जो एम्यूनेशन कैपेसिटी है अल हालिद 2 की वो अल हालिद 1 से ज्यादा होगी। इसके अलावा अल हालिद 2 में नया इंजन लगाया जाएगा। अल हालिद 1 में 1200 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ था, जबकि अल हालिद 2 में 1500 हॉर्स पावर का इंजन लगाया जाएगा, जिसकी वजह से जो टैंक की स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, पिछले दिनों तुर्की की असलसन कंपनी ने पाकिस्तान के अल हालिद 2 के लिए नया इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, नया फायर कंट्रोल सिस्टम और नया कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफर किया था पाकिस्तान को, और अभी इस पे बात चल रही है शायद पाकिस्तान असलसन की इन कंपोनेंट्स को भी अल हालिद 2 में इस्तेमाल करे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा और अगर इस वीडियो का आपको कोई भी फ़ायदा हुआ तो आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है या कोई सजेशन है अपकमिंग वीडियोस के लिए तो आपने नीचे कमेंट में मेंशन कर देना है। मैं कोशिश करूंगा उस सवाल को जल्द से जल्द आंसर करूं और उस सजेशन पे कोई वीडियो बना लूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप मेरी किसी भी नई वीडियो को मिस न कर पाएँ। और आपने क्या करना है कि मेरे इस चैनल पर आके आपने मेरा फेसबुक जो पेज है उसको लाइक कर देना है। ये स्किल जाइंट के नाम से फेसबुक पेज है, इसको आपने लाइक कर देना है। दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज़।